आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। लेजर की चार बेसिक प्रॉपर्टीज है: डायरेक्शनलिटी, इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी और कोहेरेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्शनलिटी। डायरेक्शन जैसे नाम से ही पता है, डायरेक्शन एक कन्वेंशनल सोर्स का कंपैरिजन करेंगे लेजर सोर्स के लिए साथ। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो कन्वेंशनल सोर्स है इमिट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन बट लेजर इज यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब आपका लेजर की परफेक्ट डायरेक्शन होगी, लेकिन जो नॉर्मल सोर्स होगा आपका स्प्रेड करेगा इन मैनी डायरेक्शंस। डायरेक्शनलिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म का यूज करते हैं, फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस, विच इज ट्वाइस द एंगल दैट द आउटर एज, कोई बीम है उसका आउटर एज मेक्स विद द बीम एक्सिस, बीम का एक्सिस जो उसके साथ बनाएगा उसका ट्वाइस है, क्योंकि बीम का आउटर एज आपका एक अबो एक बिलो, तो ट्वाइस लेके चलेंगे उसका। एंगुलर स्प्रेड को मेजर कर सकते हैं लैम्डा इंटू 1.22 बाई डी। अब अगर हम एक टिपिकल लेजर लेके चलें और उसकी डाइवर्जेंस को मेजर करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी डाइवर्जेंस आपकी 0.01 मिली रेडियन है और ऑर्डिनरी सोर्स के 0.5 रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि ये बीम डाइवर्जेंस क्या कहता है कि इट विल स्प्रेड 0.01 mm फॉर एवरी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। लेजर के लिए 0.01 mm स्प्रेड करेगा 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल में, लेकिन अगर नॉर्मल सोर्स की बात करें तो स्प्रेड करेगा 0.5 रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रेड आपका लेजर सोर्स का बिल्कुल कम होगा और वो उसकी डायरेक्शनलिटी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जैसे हम पता कि लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया में जितनी ज़्यादा लाइट फॉल करेगी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेजर लाइट comes in the form of a narrow beam and its energy is concentrated in a small region। स्मॉल रीजन में आएगी आपकी नैरो बीम की फॉर्म में, तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसके लिए अगर हम कंपैरिजन करके चले एक नॉर्मल सोर्स का किसके साथ, लेजर के साथ, तो लेजर का अगर हम 1 वाट लेजर लेके चलें और एक 100 वाट का बल्ब ले लें तो उसके कंपैरिजन में भी आपका 1 वाट का लेजर 1000 टाइम मच मोर इंटेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमेटिसिटी। जैसे हमने मोनोक्रोमेटिसिटी पहले भी पढ़ी, हम बात करते हैं उसके अंदर सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिसिटी को मेजर करेंगे, तो मोनोक्रोमेटिसिटी को कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल सोर्स के साथ। तो हम क्या देखेंगे कि if we analyze spectrum of any conventional monochromatic source we observe that it is never perfectly sharp कि आपका perfectly sharp नहीं होगा, यानी कि exact wavelength या frequency पर नहीं होगा। it has wavelength spread del lambda about a central wavelength lambda नॉट। इसी को अगर कंपैरिजन करने के लिए हम एक टर्म लेके चले डेल म्यू बाई म्यू नोट, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम शार्प फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे जहाँ पर चेंज मैक्सिमम होगा। ये है डेल म्यू स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम पहले लेके चलेंगे लेजर सोर्स। लेजर सोर्स का स्प्रेड कम होता है, हमने इंटेंस पहली वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था डायरेक्शनलिटी में। तो हमने एक लेजर सोर्स लिया जिसका स्प्रेड आपका 500 हर्ट्ज और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ली विजिबल रीजन में 5 क्रॉस 10 पावर 14 हर्ट्ज, तो वैल्यू आएगी 10 पावर -12। इसी के कंपैरिजन में ऑर्डिनरी सोर्स ले तो इसका स्प्रेड है 10 पावर 10 हर्ट्ज और वही फ्रीक्वेंसी 5 क्रॉस 10 पावर 14, इसकी वैल्यू आएगी 10 पावर -4। तो हम कंपैरिजन में देखते हैं कि लेजर सोर्स की जो वैल्यू है वो 10 पावर 8 टाइम्स स्मॉल है इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी सोर्स, और डेल म्यू बाई म्यू नोट की वैल्यू जितनी कम होगी मोनोक्रोमेटिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि लेजर आपका मच मोर मोनोक्रोमेटिक होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी सोर्स। इसको अगर आप ये ग्राफ बना के चलें, यहाँ से अगर आप इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच या फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हम लिखते हैं कि ये पॉइंट आपकी म्यू नोट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे चेंज है मैक्सिमम, और ये स्प्रेड है म्यू 1 पॉइंट म्यू 2, दोनों के बीच का स्प्रेड है डेल म्यू। डेल म्यू बाई म्यू नोट निकला था लेजर के लिए। ऐसे अगर ऑर्डिनरी सोर्स की बात करें तो स्प्रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि डेल म्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डेल म्यू जितना ज़्यादा होगा उतनी ये वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी और मोनोक्रोमेटिसिटी उतनी कम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेरेंस। कोहेरेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कोहेरेंस में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस शुड बी सेम और आइदर कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस के बेस पे हमने कोहेरेंस को दो टर्म्स में डिवाइड किया, एक है टेम्पोरल कोहेरेंस, दूसरा स्पेशल कोहेरेंस। जो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टे करेगा टेम्पोरल, स्पेशल कोहेरेंस जो आपका लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होगा, जैसे ये होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल होगा। जैसे एक्स एक्सिस की टर्म में साइड में आपकी एक वेव ट्रैवल कर रही है, ये दो पॉइंट्स को क्रॉस करके जा रही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। कोई टाइम टी मान लिया आपने, जब मैंने माना कि ए पॉइंट पे आपका फेज डिफरेंस 5 है और बी पे 5 तो दोनों पे टी टाइम पे जो फेज डिफरेंस होगा वो जाएगा आपका 5 -5। ऐसे ही हमने कोई अदर टाइम ले लिया टी डैश टाइम पे आपका फेज डिफरेंस ए पे 5 और बी पे 5 तो दोनों का फेज डिफरेंस टी डैश टाइम पे हो जाएगा 5 -5।
अगर φ2 माइनस φ1 इक्वल टू φ2 डैश माइनस φ1, ये टेम्परेरी टाइम के लिए स्टे करता है तो इसको हम कहेंगे टेम्परल कोहेरेंस। अगर टेम्पोरल कोहेरेंस, अब इसी टेम्पोरल कोहेरेंस को मेजर करने का भी एक तरीका है। इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विच द टेम्पोरल कोहेरेंस मेंटेन्ड इज कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ। जैसे ये वेव थी आपकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, चलिए ये लेंथ आपकी एल है, अगर इस लेंथ के ऊपर ये कोहेरेंस को फॉलो करता है तो इसको कहेंगे कोहेरेंस लेंथ। और जितने टाइम के लिए, जैसे टी से लेकर टी डैश तक है, उसको कहेंगे हम कोहेरेंस टाइम टी। तो हम क्या कह सकते हैं, एल इक्वल टू सी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम से निकाल लेंगे। लेजर के लिए अगर हम लेके चलें, टाइम आपका 10⁻³ सेकेंड्स है, और ये अगर कोहेरेंस लेंथ निकालेंगे तो सी 3 क्रॉस 10⁻8 इंटू 10⁻³ तो आ जाएगा आपका 3000 किलोमीटर। इसको आप कह सकते हैं 3 क्रॉस 10⁻8 इंटू 10⁻³ इसी के साथ ऑर्डिनरी सोर्स की बात करें तो वहाँ पर आपका टाइम हो जाएगा 10⁻10 सेकेंड्स, तो आपकी कोहेरेंस लेंथ हो जाएगी ओनली 3 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1000 टाइम्स मच मोर कोहेरेंट है आपका जो लेजर सोर्स है ऑर्डिनरी सोर्स के कंपैरिजन में। कोहेरेंस लेंथ आपकी 1000 टाइम्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे स्पेशल कोहेरेंस। अब जैसे हमने टेम्पोरल कोहेरेंस में पढ़ा था, हमने अलोंग द लेंथ लेके चले थे लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे अगर स्पेशल कोहेरेंस की बात करेंगे तो नाम से स्पेशल, ज़्यादा टाइम के लिए आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, स्टे करेगा, और ये आपका ट्रांसफर होगा। जैसे एक सोर्स से आपकी 4 वेव जा रही हैं, हमने इसके 2 पॉइंट ले लिए, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, ये आपके ट्रांसवर्स पॉइंट है। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक वेव शो कर रखी जिसके सी और डी के आपके ट्रांसवर्स पॉइंट है। तो ऐसे ही फेज डिफरेंस लेके चलेंगे, जैसे पहले लिया था ए पे φ1 बी पे φ2, किसी टाइम टी पे φ2 माइनस φ1 क्या हो जाएगा, इसका फेज डिफरेंस टी टाइम पे। किसी टी डैश टाइम पे फेज डिफरेंस आपका ए का है φ1 डैश, बी का है φ2 डैश, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा φ2 डैश माइनस φ1 डैश। ये फेज डिफरेंस अगर आपका सेम रहता है ज़्यादा टाइम के लिए तो हम इसको कहेंगे स्पेशल कोहेरेंस। और ये आपका हम इसको कह सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था, टेम्परेरी है आपका वो, तो टाइम पे इंडिपेंडेंट है, इसको भी टाइम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए आपका फेज डिफरेंस आपका स्टे करेगा। और इसको मेजर करने के लिए हम एक टर्म लेके चलते हैं जिसको हम इंटरफेरेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे कोहेरेंस को, तो फ्रिंज विजिबिलिटी भी, इसको हम लिख सकते हैं ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बाई ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम आपकी रिलेटिव एनर्जी ऑफ ब्राइट फ्रिंज और ई मिनिमम रिलेटिव एनर्जी ऑफ डार्क फ्रिंज। तो फ्रिंज विजिबिलिटी निकालेंगे तो कोई कोहेरेंट बीम के लिए निकालेंगे तो फ्रिंज विजिबिलिटी आपकी 1 होगी, यानी कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज अलग अलग होंगी बिल्कुल एग्जैक्टली। ई मिनिमम 0 होगी, यानी कि डार्क जो फ्रिंज होगी एग्जैक्टली 0 होगी। अगर नॉन कोहेरेंट बीम की बात करेंगे तो फ्रिंज विजिबिलिटी 0 हो जाएगी, ई मैक्सिमम इक्वल टू ई मिनिमम, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज आपकी ओवरलैप कर जाएंगी और अब आप कॉन्ट्रास्ट नहीं बता सकते।